हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखी। जल्दी जल्दी से ऑल माय डीवास एंड सुपर हीरोज फटाफट से क्लास में आ जाइए। जल्दी जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम लोग पढ़ने लगे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 2। फटाफट से बेटा क्लास में आ जाओ। यहाँ पर आज हम चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। उसी के साथ हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कैसे रिसोर्सेज को बचाना है, अपने पास रखना है। और आज मैम अपने ग्लासेस पहन के वापस आ गई है। आई नो कि आप लोगों को मैम की बिना ग्लासेस की लुक ज्यादा बेटर लगती है, लेकिन आज मैं ग्लासेस पहन के अपने वापस आ गई हूं। मैंने स्पेक्स दोबारा से लगा लिए हैं क्योंकि मैं चाहती हूं बेटा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख सकूं। अगर मैं ग्लासेस अगर मैं नहीं लगाती तो शायद ऐसा हो सकता था कि मुझे जो है आपके कमेंट्स नहीं दिखते, मिस कर रहे थे मुझे पता है। तो यार कल की क्लास में आप लोगों को पता ही है कि हमने बहुत कोशिश करी थी कि हम आपको वीडियो कॉल लगा दें, लेकिन क्लास में वीडियो कॉल लगी नहीं थी। तो आज की क्लास में हम फिर से एक और बारी कोशिश करेंगे वीडियो कॉल लगाने की, लेकिन अभी नहीं, क्लास के एंड में। और उसी के साथ आज की क्लास की कर लेते हैं बेटा शुरुआत। जल्दी से मुझे सारे के सारे ज्वालामुखीज बता देंगे कि आर वी रेडी फॉर द क्लास। आर वी रेडी फॉर द क्लास माय डीवास एंड सुपर हीरोज? जल्दी से फायर इमोजी फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे दिखने चाहिए। और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि हम लोग तैयार हैं उड़ान भरने के लिए। जल्दी से आ जाइए क्लास में। यस, वेरी गुड, अमेजिंग। Okay, yes, we are ready. Yes, ma'am. All I can see is that all my lovely students are ready for the class. सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो चलो यार जल्दी से क्लास की कर लेते हैं शुरुआत, बिना टाइम और डिले करे। जल्दी से आ जाते हैं क्लास में। चलो, बहुत बढ़िया यार। यहाँ पर आज हम लोग बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। बेसिकली टॉपिक्स होने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज। वी विल ट्राई टू स्टार्ट लैंड रिसोर्सेज बट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं यार कितना तक कर पाते हैं। वी विल ट्राई। ओके, चलिए। तो लास्ट क्लास का रिकैप चाहिए आपको, हल्का सा रिकैप चाहिए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने। यू वॉन्ट अ रिकैप और नॉट? हाँ, एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को मैंने बोला था कि आपका जो समरी लेक्चर है, समरी लेक्चर आपको मिल जाएगा बेटा। तो समरी लेक्चर ना आप लोगों को पक्का से पक्का कल सुबह तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जा चुका है, अपलोड हो जाएगा या तो आज रात तक लेट नाइट में या कल सुबह। पक्का आप लोगों को समरी लेक्चर लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा। तो डू नॉट वरी एट ऑल, समरी लेक्चर जो है रास्ते में है बेटा, आ रहा है समरी लेक्चर। ठीक है, चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। इतने सारे बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट करा, तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट कि आपने होमवर्क कंप्लीट करा। और जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं भी कंप्लीट करा है बेटा, 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे, प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी से एक बारी देख लेते हैं क्या बात हम लोगों ने करी थी। फटाफट से देख लेते हैं। तो हमने समझा था कि रिसोर्स क्या होता है। क्या होता है रिसोर्स? Everything available in the environment that can be used to satisfy our needs। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीजें environment में मौजूद हैं वो रिसोर्स कहलाएंगी। लेकिन 3 कंडीशंस हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उनको एक्सेस करने की, उन रिसोर्सेज तक पहुंचने की। दूसरी चीज, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। हम जितना पैसा लगा के वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू का वो रिसोर्स होना चाहिए। और तीसरी चीज, वो चीज कल्चरली फीजिबल होनी चाहिए, मतलब कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मतलब एज अ सोसाइटी हम लोग इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ वो चीज कुछ वैल्यू रखता है, वो चीज एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। ओके, तो ये 3 चीजें बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। रिसोर्स की डेफिनेशन को कंप्लीट करा था। अब रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग आए थे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हमारे रिसोर्स पे क्या क्या है। हमने देखा था कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो गए हैं, कुछ लोगों के पास इकट्ठे हो गए, कुछ लोगों के पास है ही नहीं। और इसी वजह से ये जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, लोग जो रिसोर्सेज का शोषण कर रहे हैं, इस शोषण की वजह से बहुत ज्यादा
क्राइसिस हो रहा है, इन्वायरमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, ओजोन लेयर कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लैंड खराब हो रहा है, हर चीज पल्यूट हो रही है, तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज हम रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनका शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है? नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट जनरेशन की जो डेवलपमेंटल नीड्स है वो भी पूरी हो जाए विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आगे आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रेजेंट जनरेशन डेवलपमेंट करे। आगे आने वाले लोगों के लिए हमें जो है रिसोर्स छोड़ने हैं। ओके, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कर दिया हमने, सब कॉकरोचेस ने इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। हाँ जी, ठीक है, यस। तो ये सारी चीजें बेटा कहां डिस्कस हुई थी? हमारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे ये लोग मिले थे एक कॉन्फ्रेंस पे, एक मीटिंग पे, जिसका नाम था अर्थ समिट इन 1992 इन रियो डी जेनेरो ब्राजील। और वहां पे ये सारे लीडर्स मिलकर जो है बड़ा सारा खाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि हम लोगों की नीड ऑफ द आवर है कि हम लोग इस समय पे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें, हमारी प्रकृति को बचाएं। और प्रकृति को बचाने के लिए एजेंडा 21 यानी कि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आना है। ये बात कर ली थी हमने, है कि नहीं? एजेंडा 21, हाँ जी, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, एजेंडा 21 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए। बस इतनी सी बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। क्या हम आगे ला तालिया करके आगे चल सकते हैं क्या हम लोग? मैंने कहा हाँ, अरे कॉकरोचेस, एक बच्चा कह रहा मैम हम तो शेर हैं। तो चलो मेरे शेरों, बता दो कि ये सारी बातें याद है ना आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यार अब मेरे को एक चीज बताओ, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछती हूं कि क्या भगवान हर किसी को हर चीज दे देता है क्या? क्या जो भगवान है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान सबको हर चीज नहीं देता। किसी को पैसा देता है तो प्यार नहीं मिलता, किसी को प्यार मिलता है तो पैसा नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं, नहीं देता यार। हर किसी को हर चीज नहीं मिलती है बेटा। और उसी सेम तरीके से हमारी जो, अगर इंडिया की हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह पर सारे रिसोर्सेज नहीं है। हर जगह भगवान ने इक्वल तरीके से रिसोर्सेज नहीं बांटे। कहीं पे रिसोर्स ज्यादा दे दिए, कहीं पे दिए ही नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूं, हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, जितने भी बच्चे इन स्टेट से बिलोंग करते हैं जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मिनरल्स और बहुत ज्यादा कोयले के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश के अगर हम अंदर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उतनी बढ़िया नहीं है। मतलब उतनी अच्छी बिल्डिंगें, उतनी अच्छी सड़कें, रोड्स, डेवलपमेंट वो सब नहीं है। पानी तो बहुत है लेकिन दूसरी डेवलपमेंट नहीं है। वहीं पर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो भाई रेगिस्तान है यहाँ पर। आप सभी को पता होगा राजस्थान के अंदर, मतलब पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम सोलर एनर्जी क्या होती है? जो सूरज की किरणों से एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी जो हम हवा से जनरेट करते हैं उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। बट अगेन यहाँ पे पानी की कमी है, राजस्थान में पानी की कमी है। उसी के साथ कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, बेटा लद्दाख बिल्कुल हमारे इंडिया के सर का ताज, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऊपर नॉर्थ में लद्दाख आता है। अब लद्दाख की अगर मैं बात करती हूँ, लद्दाख के अंदर पूरी कंट्री से आइसोलेटेड है, एक अलग ही कोने में है लद्दाख, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है। रिच कल्चरल हेरिटेज का मतलब है कि जो लद्दाख के फेस्टिवल्स है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है बुद्धिज्म का, ठीक है, जो मोनेस्ट्रीज हैं बहुत ही ज्यादा गजब की हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर पानी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और मिनरल्स की कमी पाई जाती है। उसी के साथ अब यही दिक्कत हो रही है भाई कि कहीं पे कुछ रिसोर्सेज ज्यादा हैं
और कहीं पे कुछ रिसोर्सेज बहुत कम है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मेरा सुनना, ठीक है। कश्मीर, बिहार, यूपी, ओडिशा, सारे बच्चे हमारी क्लास में है, हमारे देश के कोने कोने से बच्चे हमारे क्लास में है, तो भाई वाह भाई, ला तालिया वाली बात है ये तो। लेकिन अब मेरे को एक बड़ी प्यारी सी बात बताना, देखो यार, हमने देखा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी में बहुत ज्यादा कोयला है, तो क्या बाकी हमारे इंडिया के हिस्सों में कोयले की जरूरत नहीं है क्या? बाकी इंडिया के हिस्सों में क्या हमें कोयला नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए यार कोयला, हमें बाकी जगह पे भी कोल चाहिए। तो इसी वजह से बेटा, क्योंकि भगवान ने बराबर तरीके से रिसोर्सेज को नहीं बांट रखा है, तो हमें इस वजह से क्या करनी पड़ेगी? रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि जहां पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वहां से रिसोर्स थोड़े से लेकर उन हिस्सों में रिसोर्स दे देना जहां कमी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। हमें यहां पर नीड किस चीज की है? नीड है रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स को प्लान करना पड़ेगा, हर जगह पहुंचाना पड़ेगा जहां पर नहीं है। अरे बाप रे, ठीक है, यस। अब हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बेटा? ऐसे वैसे जैसे कैसे, कैसे करेंगे? तो इसके लिए अब रिसोर्स प्लानिंग करना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम 3 स्टेप्स पढ़ेंगे कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी कैसे है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई कि यार देखो, भगवान ने जब रिसोर्सेज को बांटा, कहीं पे कुछ रिसोर्स ज्यादा दे दिया, कहीं पे कोई रिसोर्स कम दे दिया। अब जरूरत क्या है? रिसोर्सेज की हर जगह जरूरत होती है, तो जहां पे ज्यादा है वहां से लेके दूसरी जगह जहां पे नहीं है वहां रिसोर्स देने हैं, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जब प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग करनी कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी। चलो जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ, ऐसे वैसे कैसे जैसे। चलो फटाफट से बताते हैं कि कैसे होगी रिसोर्स प्लानिंग। कर ही देते हैं आज रिसोर्स की प्लानिंग। चलो भाई आ जाओ, 3 स्टेप्स बताऊंगी, तीनों स्टेप्स बेटा बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ये जो लैंग्वेज में लिखे ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप हमें करना है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, मतलब कहां पर रिसोर्स है भाई, ढूंढो, डोरा दी एक्सप्लोरर बनो, ठीक है। कहां पे रिसोर्स है हमें सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। तो दूरबीन लेके नहीं, ऐसे हमें पता करना पड़ेगा कि कहां पे कौन सा रिसोर्स मौजूद है। जैसे कि मुझे पता चलता है कि यहाँ पे इस जगह ना, अगर मैं यहाँ पे जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करूंगी तो मुझे आयरन ओर मिलेगा, या इधर मैं अगर एक्सट्रैक्शन करूंगी तो यहाँ पे कोयला मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे सबसे पहले तो ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि कहां पर रिसोर्स है। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी ढूंढनी पड़ेगी। अब इसके लिए सर्वे कराएंगे, ये तो पूरा प्रोसीजर है कि सर्वे होगा, कहां पे रिसोर्स है, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट, क्वालिटेटिव एस्टिमेट, मेजरमेंट। मतलब आपको ढूंढना है कहां पे रिसोर्स है, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में रिसोर्स है, किस क्वालिटी का रिसोर्स है। दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि जो क्वालिटी है वो भी देखनी पड़ेगी, कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। अब ये तो पहला स्टेप है कि भाई मुझे पता चल गया कि यहां पर आयरन ओर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब बेटा मेरे को पता चल गया तो मैं ऐसे आदि मानव की तरह ऐसे खोदने तो नहीं लग जाऊंगे हाथ से, है ना। मुझे उसके लिए प्रॉपर वो लोग चाहिए, स्किल्ड पीपल चाहिए जो कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। साथ ही में टेक्नोलॉजी चाहिए, आपने पढ़ा था कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि हम उस रिसोर्स तक पहुंच सके, उसको एक्सेस कर सके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्टेप आपको पता करना है कहां पे कौन सा रिसोर्स, कितनी मात्रा में, किस क्वालिटी का है। दूसरी चीज आपको अब क्या करना है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनें वगैरह, टूल्स, इक्विपमेंट्स जो भी है। साथ ही में वो लोग चाहिए जो स्किल्ड पीपल है, जो कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं वो माइनिंग का काम करेंगे, उनके जो लोग उसमें काम करते हैं, माइनर्स, वो काम करेंगे, एक्सट्रैक्शन का काम करेंगे। दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है, मैंने पता लगा लिया रिसोर्स कहां पे है, कितना है, फिर मैंने उसको एक्सट्रैक्ट भी करवा लिया। अब मेरे पास रिसोर्स आ गया है। अब बेटा जब रिसोर्स आ गया है तो इस रिसोर्स की जहां जहां जरूरत है, जहां जहां देश में
जो मेरा देश पुकार रहा है कि मुझे आयरन ओर चाहिए, मुझे आयरन ओर चाहिए, वहां तक मैं इस रिसोर्स को पहुंचाऊंगी। तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान को आपका ये जो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब ये जो रिसोर्स को आपने निकाला है, अब आप इसे देश में जिस कोने में इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाओगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल डू रिसोर्स प्लानिंग। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यही है कि बहुत जगह पे रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं पे है ही नहीं, तो हमें जहां पे नहीं है वहां तक रिसोर्सेज को पहुंचाना है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम ढूंढ के निकालेंगे कहां पे कौन सा रिसोर्स कितनी मात्रा में मौजूद है। सेकेंड स्टेप, हमें स्किल्ड लोग, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस चाहिए जिसके थ्रू हम उसे एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, अब आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करा, इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें आयरन ओर को हम पिघलाएं, उसमें से आयरन निकले, उससे स्टील बनाए। अब ये जो स्टील है इसकी कहां कहां देश में जरूरत है, थर्ड स्टेप वही है कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना है। जहां जहां पे देश में इसकी जरूरत है वहां तक इस रिसोर्स को पहुंचाया जाए, ताकि जो कमी हो रही थी रिसोर्स की उसको हम सॉल्व कर दे। अभी जल्दी से मुझे बताओ कि ये तीनों स्टेप्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से बता दो, फटाफट से। चमक गया है बिल्कुल ही, क्लियर हो गया है बिल्कुल ही, जल्दी से। क्लियर है, समझ में आ गई है बात? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। लो वॉइस तो नहीं है हमारी? चेक करवा लेते हैं यार, आवाज ठीक है ना? बिल्कुल धीरे तो नहीं आ रही आवाज? आवाज आवाज बिल्कुल ठीक है? हाँ यार, आवाज तो बिल्कुल ठीक है यार, तुम लोग ऐसे ही बुद्धू बनाते रहते हो। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। अभी इसको रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, विच स्टेट्स, कौन से वो स्टेट्स हैं जो कि मिनरल्स और कोयले के डिपॉजिट्स में बहुत ज्यादा अमीर है। मतलब ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पे कोल एंड मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो बेटा। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। जल्दी 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 जल्दी। नो 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 नो, क्या हुआ? नो 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 नो, क्या हो गया पूर्वा आपको? सुरभि को भी, पूर्वा और सुरभि को नो नो कह रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस यहां पर ऑप्शन बी, यानी कि हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। तो मैंने पूछा भी था आप लोगों से कि कितने बच्चे यहां से बिलोंग करते हैं। दीज आर द पर्टिकुलर स्टेट्स जहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स, बहुत ज्यादा कोल डिपॉजिट्स भगवान ने मतलब अंबार ही दे दी है, बहुत ज्यादा दे दी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अमेजिंग यार, हमारे बहुत बच्चों ने सही भी जवाब दे दिया। ठीक है, रिपीट अभी कर रही हूं, अभी रिपीट कर रही हूं। चलिए, वैभव, उज्जू मैम विद शुभम एंड दिव्यांश, अनमोल, सौम्या, हमजा, ओ माय गॉड यहां पर तो हमजा भी हैं। ठीक है, उसी के साथ परम्या, बिलियनियर माइंडसेट, गणेश एंड खुशी। बहुत अमेजिंग यार, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को हम लोग किसके साथ मैच करने वाले हैं? आपने थर्ड स्टेप में पढ़ा था कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान मतलब आपने जब रिसोर्स को पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब आपको उसको किसके साथ मैच करना है, कहां पर आपको वो रिसोर्स पहुंचाना है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के साथ मैच करना है, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना है, टूरिज्म प्लान या पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई आपने एक जगह से रिसोर्स निकाल लिया है, अब आपको उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहां पहुंचाना है उसको।
जल्दी 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 जल्दी। क्या है आंसर? बिल्कुल सही जवाब बेटा। अब वो रिसोर्स जहां जहां हमें देश में डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, वहां वहां हम उसको पहुंचा देंगे, वहां वहां हम उसको पहुंचा के रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी यहां पर, अरे 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 अरे, ऑप्शन बी बेटा यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी अमेजिंग। वैभव, दिव्यांश, अनमोल, शुभम, मनीष, सौम्या, गणेश, पंकज, तानिश एंड विहान। ठीक है, नाउ वंस अगेन एक बारी फिर से आ जाते हैं। आपको ये तीनों चीजें समझनी है, दोबारा से समझनी है। देखो यार, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बेटा कि कहां पर रिसोर्स है। आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढ के निकालेंगे किधर है रिसोर्स। डोरा दी एक्सप्लोरर देखा है आपने? वो कहती ना, बताओ क्या आपको घर दिख रहा है, मेरे पीछे वो घर है। इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेयर इज दैट रिसोर्स। अब इस आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में आपको सर्वे करना, सर्वे मतलब मेजर करना कि किस जगह पर है, मेजरमेंट का काम होता है सर्वे करना। मैपिंग का मतलब मैप, मैप पे दिखाओगे कि इस पर्टिकुलर मैप में ये वाली जगह है जहां पे रिसोर्स मौजूद है। ठीक है, तो सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में वो रिसोर्स अवेलेबल है। तो ये सारी जानकारी तो हमें चाहिए ना, इससे पहले कि हम कूद पड़े उस रिसोर्स को निकालने के लिए। तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में, कहां पर स्पेसिफिकली मैप में वो रिसोर्स है, किधर हम उसको मतलब मेजर करेंगे कितना ज्यादा वो रिसोर्स है। आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज कि जब हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, हमें उसके लिए स्किल्ड माइनिंग करने वाले लोग चाहिए होंगे, प्रॉपर मशीन्स, टूल्स चाहिए होंगी, साथ ही में इंस्टीट्यूशंस जहां पे वो जो भी रिसोर्स हमने निकाला है उसको हम प्रोसेस करेंगे। इन द सेंस कि आयरन ओर निकाला है भाई, उस पत्थर को पिघलाया जाएगा, उसमें से आयरन निकाला जाएगा, उससे स्टील बनाया जाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस है जो इंस्टीट्यूशंस में होगा। माइनिंग इंडस्ट्री भी इसको कैरी आउट करेगी। तो वो पूरी माइनिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है। और जो थर्ड स्टेप है कि जब अब रिसोर्स आ गया, अब उसको उस जगह पहुंचाना है जहां पे उसकी जरूरत है। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कितने बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल में आना चाहते हैं, मुझे जल्दी से बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बेटा। आपको स्कैन करना होगा। इन्वेंट्री होता है कि जितना आपने रखा हुआ है, इन्वेंट्री इन द सेंस जो गुड्स पड़े होते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन द सेंस बेटा मतलब कितनी क्वांटिटी में वो चीज है, कितनी है हमारे पास वो सामान, तो दैट इज इन्वेंट्री। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यार यहां पर बच्चे इतना ज्यादा बोल ही रहे हैं, तो ये रहा बेटा, ये लिंक है, इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लास 10th का स्पेसिफिक ये चैनल है टेलीग्राम का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उज्जू मैम का चैनल है, इसको ज्वाइन करो। वैसे बहुत ही एक्टिव तो नहीं है, लेकिन आप लोग ज्वाइन करेंगे तो जरूर यहां पर हम इसको एक्टिव करेंगे। ठीक है, ये सारे बच्चे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में आना चाहते हैं। बेटा आपके फोन में स्पेस है टेलीग्राम का? मेरे तो फोन में कभी भी स्पेस ही नहीं होता था टेलीग्राम के लिए, तो मैंने फोन ही बदल लिया। मैं पता है हमेशा हर किसी को टेलीग्राम का लिंक देती रहती थी, और मेरे फोन में कभी भी उतना स्टोरेज ही नहीं होता था कि मैं टेलीग्राम इंस्टॉल भी कर सकूं। लेकिन अभी मैंने फाइनली फोन ही बदल लिया ताकि एटलीस्ट मेरे फोन में टेलीग्राम आ सके। यस, एग्जैक्टली। ओके, तो इससे आप ज्वाइन कर सकते हो, बाद में आप देख लेना है, आपको मिल जाएगा। ये लिंक को स्कैन करो, ज्वाइन कर लो। ओके, चलो आ जाओ यार। अब बेटा, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। आपको क्या लगता है कि किसी भी जगह पे, अगर लगता तो आपको बाद में है, पहले एक सेकंड, ये बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है बेटा, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी भी जगह पे रिसोर्सेज हैं तो क्या वहां पे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगी? क्या वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगी? सिर्फ रिसोर्सेज के होने से क्या डेवलपमेंट हो जाएगी? बताओ। हमारी चैट रुक गई, एक सेकेंड। देखते हैं कि अफ्रीका,
अफ्रीका के अंदर ना बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, भगवान ने वहां पर मतलब बिल्कुल कोई कमी नहीं रखी, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस बहुत क्वांटिटी में मौजूद है। लेकिन फिर भी क्या अफ्रीका डेवलप्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर, जब तक रिसोर्सेज के साथ में एडिशन में आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होगी और आपके पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, अगर आपके पास माइनिंग इंडस्ट्री ही नहीं है, प्रॉपर फैक्ट्रीज नहीं है, प्रॉपर इंडस्ट्रीज नहीं है, तो क्या डेवलपमेंट हो सकती है? प्रॉपर मशीनें ही नहीं है जिससे हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो कैसे डेवलपमेंट होगी भाई? हमें जितने लोग माइनिंग करते हैं, प्रॉपर टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्री, हर एक चीज चाहिए रिसोर्सेज के साथ में, तब जाकर डेवलपमेंट हो सकती है। अब यहां पे ना वही वाली बात बताई जाती है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे, जिन्होंने बेटा हमारे इंडिया के साथ तो बहुत ही गलत करा, लेकिन वो पता है इंडिया क्यों आए थे? वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने आए थे। इंडिया सोने की चिड़िया, हमारी सोने की चिड़िया को सोना ही नहीं रखा, यहां पे बेटा उन्होंने जो है हमको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करा, हमारे जितने रिसोर्सेज थे, जहां पे इंडिया के हम बोल सकते हैं हमारे स्पाइसेस, कपड़े, ये सब तो लेके जाते थे, साथ ही में हमारे जो रिसोर्सेज थे उन्हें भी उन्होंने जम के एक्सप्लॉइट कर दिया। क्यों ये पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, दे हैड बेटर एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने हमारे रिसोर्सेज का शोषण कर दिया। तो यही वाली बात मैं आपको समझाना चाहती हूं कि सिर्फ रिसोर्सेज के होने से कुछ नहीं होता है, रिसोर्सेज के साथ साथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस का होना काफी ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट करने के लिए। बिना इन दोनों के रिसोर्सेज का कोई काम नहीं है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल, तो यहां पे यही वाली बात बताई गई है। हमारा जो इतिहास है, कौन सा इतिहास? कॉलोनाइजेशन का जो इतिहास है, ये हमें ये रिवील करता है कि रिच रिसोर्सेज कॉलोनीज मेन अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। ये जो लोग एक तरीके से इन्वेड करने हमारे देश में आके घुस गए थे, हमारे ऊपर इन्होंने जो कब्जा करा था, वो इसलिए करा था क्योंकि ये हमारे जो है रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके ले जाना चाहते थे, हमारे भारत देश को कहीं का नहीं छोड़ना चाहते थे, हमारे सारे संसाधन ये लोग लेके चले गए हायर लेवल। अब क्योंकि भाई इनके वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप थी, तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने करा हमारे देशों में और बहुत जम के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा, बहुत जमकर इन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा। बेटा ये जो क्यूआर है ना, ये आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा, जो स्लाइड्स अपलोड होंगी उसमें मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने स्कैन नहीं करा है तो नो वरीज, आप क्लास के एंड होने के बाद जब आपको स्लाइड्स मिलेंगी उसमें स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यार हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अब मेरे को एक एग्जाम्पल दो जहां पे एक ऐसा देश है जो रिसोर्सेज में रिच नहीं है, जहां रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे फिर भी वो कंट्री इतनी ज्यादा डेवलप्ड है। विदाउट रिसोर्सेज ऑल्सो अ कंट्री कैन बी डेवलप्ड। कौन सी कंट्री की मैं बात कर रही हूं? कौन सी कंट्री की मैं बात कर रही हूं बताओ? जापान, बिल्कुल सही। तो यार आई एम टॉकिंग अबाउट जापान। जापान के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है, आप लोग देखते होगे भाई, आजकल तो पूरी दुनिया ही जापान जा रही है, हम नहीं जा पाएगा, इस कोई बात नहीं, कभी जाएंगे इस लाइफ में। लेकिन जापान के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, ऑल्दो आपको पता है ना इतिहास जापान का क्या रहा है, वहां पे बम गिरा दिए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में। तो यार स्टिल उन बुरी सिचुएशन से भी बाहर निकला जापान, और जापान के अंदर आज जो डेवलपमेंट है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, और वो एक चीज पता है क्या है? वहां के कॉकरोचेस। वहां के जो कॉकरोचेस, वहां के कॉकरोचेस डेफिनेटली वहां का जो यूथ है बेटा, वहां का जो ह्यूमन रिसोर्स है, इस ह्यूमन रिसोर्स ने ही यहां का डेवलपमेंट करवाया है। ये जो यहां के कॉकरोच हैं जापान के, यानी कि यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन है, वहां की बेटा जो पॉपुलेशन है पढ़ी लिखी, हेल्थ में अच्छी, ठीक है, दे आर डूइंग रियली गुड,
दैट इज वाई उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट जापान में वो लेकर आए हैं, जापान को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है. दिस इज द रीजन. आवाज नहीं आ रही है? अब तो आ रही है आवाज? नहीं आ रही आवाज? हेलो, हेलो, कुछ भी मतलब. ठीक है, तो यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेस ने बेटा जापान की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. तो आप खुद से एक बात सोचिएगा कि इंडिया के अंदर जहां इतनी सारी जनता है, हम उस जनता को एक बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट इज इफ वी फोकस ऑन आवर कंट्रीज पॉपुलेशंस, एजुकेशन, हेल्थ, हम उन्हें नौकरियां प्रोवाइड करें, वो लोग बहुत आगे जा सकते हैं. हमारे देश को नंबर 1 पे लेके जा सकते हैं, नंबर 2 पे नहीं, नंबर 1 पे हमें अपने देश को लेके जाना है. तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका यही है कि अगर हम अपने देश की युवा पीढ़ी पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन पे फोकस करेंगे, लिटरली आवर कंट्री कैन गो वे अहेड ऑफ एनी अदर कंट्री. क्योंकि अपने पास एक बहुत अहम चीज है, दैट इज ह्यूमन बींग्स. और ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन रिसोर्स अगर हमने बना दिया तो भाई देश कितनी आगे चला जाएगा, कितनी आगे प्रगति की राह पर बढ़ जाएगा. ठीक है, यस है कि नहीं? तो ये सोचना, ये बात देखो, हम तो वही काम कर रहे हैं, हम तो आप लोगों को एक ह्यूमन रिसोर्स ही बना रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अच्छा हर्षित बेटा रुको, आज तुम भी मेरे रेडार पे हो, अभी मैं तुमको भी कॉल मिलाती हूँ. कह रहे सब लोग चैट में नो लिख दो. अच्छा बेटा, ऐसे ना मैं आपको जिंदगी में बताती हूं कि लोगों से इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो जाया करो. अगर कोई एक बच्चा एक बात लिखता है, उसको आप फॉलो करने लग जाते हो, बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो यार आप लोग. ठीक है, तो एक और चीज, एक पाठ पढ़ा रही हूं कि जिंदगी में इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस मत हुआ करो कि कोई कुछ करने को कह दे और हम हाँ ठीक है नो लिख देते हैं. नहीं, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली इन लाइफ. सोच समझ के कोई डिसीजन लिया करो, ऐसे ही नहीं लिया करो डिसीजन. ठीक है, ओके. ये तो मस्ती मजाक वाली बात है, लेकिन मैं आपको जिंदगी का पाठ पढ़ा रही हूं, जिंदगी की मैं एक लेसन सिखा रही हूं कि डोंट गेट वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल. देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो आपको कुछ करने को बोल देंगे और आप शायद उनके कहने पे कुछ कर दो या उनकी बात फटाफट से मान लो. डू नॉट डू दैट. यूज योर ब्रेन फर्स्ट. पहले सोचो, पहले देखो कि क्या कोई चीज सही है गलत है, फिर जो है उसमें आगे बढ़ो. ठीक है, ओके. चलो, तो यहां पर अब थोड़ा सा आगे आते हैं. लेट्स मूव अ लिटिल अहेड. और यहां पे बेटा कौन आ गए? बापू. तो यार आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. लेकिन ये वाले बापू वो वाले बापू नहीं है, वो तो अपने बापू हैं बेटा. ठीक है, तो यहां पे ये वाले जो बापू हैं, ये बापू आप लोगों को हिस्ट्री में, हमारे क्लास 10th की ज्योग्राफी में, हमारे क्लास 10th की सिविक्स, हर जगह दिख जाएंगे भाई, क्योंकि बापू हैं ही इतने बढ़िया. बापू ने यहां पर एक और लाइन यहां पे बोली है. क्या बोला है? चलो देखते हैं, लेट्स सी. देखो देखो देखो, बापू ने बोला है कि ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन. भाई बापू ने ना तुम्हें एक और लेसन सिखाया है कि जो हमारे ग्रीडी और सेल्फिश लोग हैं, लालची जो इंसान है, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये जो इतनी मशीनें बना दी, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगा दी, इससे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का शोषण हो रहा है. बच्चों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से एक तरीके से देखो ये बात बिल्कुल सही है. हम लोग इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, इतना सारा सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर डूइंग मास प्रोडक्शन. शायद इतने सामान की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करते चले जा रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में. और गांधी जी यही बोल रहे हैं कि ये दो जो चीजें हैं, कि एक तो लालची आदमी और उसी के साथ ये जो एक्सप्लॉयटेशन आप कर रहे हो रिसोर्सेज की, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ये दो रूट कॉज है, ये जड़ है. किस चीज की जड़ है? हमारे रिसोर्सेज के
डिप्लीशन की, कि हमारे ये जो संसाधन घटते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, ये इन दोनों रीजंस की वजह से हो रहे हैं। अब बापू एक और चीज बोलते हैं, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि जो मास प्रोडक्शन आप इतनी सारी मशीनों से, इतनी टेक्नोलॉजी से कर रहे हो, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है मास प्रोडक्शन, एंड दिस शुड बी रिप्लेस्ड। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब जो लोग हैं लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत सामान प्रोड्यूस करें नीड के हिसाब से, कि अगर भाई कपड़े, कितने कपड़े चाहिए हमको, आज के टाइम पे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, इतनी सारी ब्रांड्स, इतने सारे कपड़े, क्या इतने सारे कपड़े हम लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए। तो भाई जितनी चीजें चाहिए लोगों की नीड के हिसाब से प्रोडक्शन होनी चाहिए, जितना लोगों को चाहिए उतना प्रोड्यूस करो भाई। जैसे पहले के टाइम में होता था, पहले के टाइम पे जैसे होता था कि जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी उतना ही प्रोडक्शन होता था, खुश रहते थे लोग। लेकिन आजकल के टाइम पे जो इंसान है वो इतना लालची हो चुका है, वो जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की रेस में लग गया है, और इस पैसा कमाने के चक्कर में वो जो है रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से एक्सप्लॉइट करता चला जा रहा है, मास प्रोडक्शन कर रहा है, इतना सारा सामान बना दे रहा है जिसकी जरूरत ही हमको नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को लगता है गांधी जी की बात बिल्कुल ठीक है? लगता है आपको कि गांधी जी ने यहां पे बिल्कुल सही बोला है कि बापू, वाह बापू। इससे बेटा मेरे को ना एक वो याद आ जाता है, तुमने वो मीम देखा है, बापू? ठीक है, तो यस, यहां पर यही वाली हम बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने जो बात बोली है वो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है यार, कि हमें जो है लोगों की जरूरत के हिसाब से उतना प्रोडक्शन करना चाहिए जहां पे हम रिसोर्सेज को जाया ना करें। ठीक है, साइड हटो दीदी, ठीक है भैया, ये लो साइड हटो दीदी, ये लो यार, यहां पे साइड हटना क्यों है लेकिन? अच्छा, कह रहे गांधी जी को हमें अच्छे से देखना है, देख लो यार, फोटोजेनिक फेस है गांधी जी का। ठीक है, अब यहां पे वो क्या बोल रहे हैं, गांधी जी ने एक और लाइन मारी है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए तो हमारे पास संसाधन है भाई, जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति का भी लालच पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, क्योंकि बेटा लालच एक ऐसी चीज है जो कभी पूरा ही नहीं होता है ना। लालची इंसान का लालच कभी पूरा हो सकता है क्या? कभी नहीं, लालच कभी पूरा नहीं होता। तो लालची अगर कोई व्यक्ति होगा तो कभी भी रिसोर्सेज उसको कम ही पड़ेंगे, वो कभी वो रिसोर्सेज में खुश नहीं हो पाएगा, वो कहेगा मेरे को और रिसोर्सेज और रिसोर्सेज और रिसोर्सेज और पैसा और पैसा और पैसा। लेकिन सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है। ठीक है, चलिए, फैन ऑफ बापू, चलो ठीक है, चलिए अब देखो, मास प्रोडक्शन का क्या मतलब है बेटा? मास प्रोडक्शन ही तो हो रही है आज के जमाने में। मास प्रोडक्शन मतलब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान बनाते जा रहे हो, जितनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वहां पे एक चीज थोड़ी बन रही है। आप देखो मशीनें जो है, जैसे ये एक पेन होगा, कितने सारे पेन बने होंगे। अगर हम बोलते हैं कि कोई फोन है, उसकी भी मास प्रोडक्शन हो रही है, कपड़े हैं उनकी मास प्रोडक्शन हो रही है, एक क्वांटिटी थोड़ी बनती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हर चीज बनती है मशीनों के कारण, और उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी यूज होते हैं, तो दैट इज मास प्रोडक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, यहां पे कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ तुम्हें रीड करने हैं। ठीक है, इस पे हो सकता है कि कोई एमसीक्यू आ जाए ज्यादा से ज्यादा, तो एमसीक्यू के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे रीड कर लो और देख लो क्या बात हो रही है यहां पे। ठीक है, ध्यान से देखो। एट द इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं। क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड, इन्होंने प्रमोट करा था, क्लब ऑफ रोम ने क्या प्रमोट करा था? रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968। तो कि हमें संसाधन को बचाना है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो घटते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, तो रिसोर्स कंजर्वेशन की बात फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने 1968 में उठाई थी। बहुत बढ़िया। उसके बाद गांधी जी की जो फिलॉसफी है रिसोर्स को कंजर्व करने की, ठीक है, कि हमारे पास संसाधन लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए तो है, बट लालच पूरा करने के लिए नहीं है। तो ये जो गांधीयन फिलॉसफी है, इसको प्रेजेंट करा गया था E.F. शूमैचर द्वारा। शूमैचर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी की फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करा था।
उसके बाद ये जो सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब ओरिजिनल, कोई चीज जो ओरिजिनल है या आप पहली बार उसकी बात कर रहे हो, तो ये जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल मेड बाय द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। अब यार यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आता है 1987 में, जहां पे रिसोर्स कंजर्वेशन की बात फिर से करी जाती है, और इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको पहली बार इंट्रोड्यूस करा। किसने? ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा है इसको इंट्रोड्यूस करा था, एंड बोला था कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्सेस को बचाने के लिए। ऑलराइट, ये रिपोर्ट बाद में पब्लिश करी जाती है एक किताब में भी, यही सेम रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है एक किताब में जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है की गई थी अर्थ समिट रियो डी जेनेरो 1992 में, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई थी। तो ये जितनी चीजें हैं ये आपको रीड करनी है बेटा। यहां पर उज्जू मैम शाउट आउट दे दो, सब बोलो पोल, ये देखो ये बीच बीच में सब बोलो नो, सब बोलो यस, सब बोलो पोल। ये कौन से नेता हैं भाई हमारी क्लास के? ये कौन से नेता लोग हैं भाई क्लास के? उज्जू आर्मी के कौन से बच्चे हैं ये जो पूरी क्लास को समझाते ही रहते हैं बीच बीच में कि भाई सब लोग नो बोलेंगे, अब सब लोग बोलेंगे यस, सब लोग बोलेंगे नो, सब लोग बोलेंगे पोल। वाह बेटा वाह। और मान भी, बच्चे मान भी जाते हैं भाई, बच्चे मान भी जाते हैं। चलो, तो यहां पर आई थिंक सभी को समझ में आया है। ये वाला जो है बेटा इसमें कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि दिस इज समथिंग जो कि आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकती हैं चीजें। तो आप याद रखना कि इंटरनेशनली मतलब ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले रिसोर्सेज को बचाने की बात करी थी 68 में। फिर गांधी जी की जो फिलॉसफी है रिसोर्स को बचाने की, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं E.F. शूमैचर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में बताया था। उसके बाद एक ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, आप बस इतना याद रखो कि ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है 1987 की, यहां पे सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी। बाद में इसी रिपोर्ट की जो बात थी इसको एक किताब आवर कॉमन फ्यूचर में भी लिखा गया था, और रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में भी इंटरनेशनली जो सारे लीडर्स हैं वो मिले थे। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। चलो, कह रहे सब लोग बोलो स्माइल, ये लो यार स्माइल कर देती हूं। चलो आ जाओ, अब बेटा यहां पे आ जाओ, तुम्हारे क्वेश्चन पे आ जाओ। गांधी जी कंसिडर्ड विच एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। बेटा गांधी जी के हिसाब से, गांधी जी के हिसाब से जड़, हमारे जो रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, जो रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं, इसकी जड़ क्या है? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, सेल्फिश इंडिविजुअल्स जो हमारे लालची लोग हैं, जो एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी है, टेरेस फार्मिंग या अर्बनाइजेशन। तो व्हाट इज इट? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे हमें फटाफट। आंसर है डेफिनेटली सभी को पता है ऑप्शन बी, सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी। कि बेटा एक तरीके से जो तकनीक है इतनी ज्यादा एडवांस हो गई कि हम भूल ही गए कि हमारा एनवायरमेंट जो है उसे हमें प्रोटेक्ट भी करना है। तो उस टेक्नोलॉजी की मदद लेके जितना ज्यादा सामान बन रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, जिसकी जनता को जरूरत भी नहीं है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। तो दिस इज द रीजन। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैभव, शुभम, कनिष्का, तानिश, मनीष, बिलियनियर माइंडसेट, संदीप, सैफ, विंसेंजो एंड विहान। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। शूमैचर ने, शूमैचर जो थे आपने अभी पढ़ा था कि इन्होंने गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, जो गांधी जी का पूरा इन्वायरमेंट को बचाने का आइडिया था, इसको अपनी कौन सी किताब में लिखा था? आवर कॉमन फ्यूचर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल या साइलेंट स्प्रिंग? कौन सी वो बुक थी जहां इन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी के बारे में लिखा था? बताओ।
A, B, C या D? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है यहां पर। यस, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। बिल्कुल सही यार, इतना तो टाइम देना ही नहीं है तुम लोगों को, बड़ी जल्दी आंसर दे देते हो। चलो, अरे आर कॉमन फ्यूचर तो कुछ और था, भूल गए। आर कॉमन फ्यूचर में अभी क्या लिखा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में छपा था, वो आइडिया इस बुक आर कॉमन फ्यूचर में लिखा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया। ठीक है, ये जो है बेटा, ये श्यूमैचर जी की किताब थी जहां उन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी के बारे में लिखा था। ऑलराइट, तो यस, यहां पर वैभव, तानिश, शुभम, मनीष, गणेश, सौम्या, विंसेंजो, सार्थक, बिलियनियर माइंडसेट, दिव्यांश, सारे बच्चे हमारे आ गए हैं इधर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब जरा आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे पढ़ा दूं, थोड़ा सा आगे पढ़ा दूं, थोड़ा सा आगे। बताओ, अभी तो जान है ना, अभी तो 15 मिनट्स की और क्लास तो मैं लूंगी। मैम, यू आर द हार्ट ऑफ उड़ान बैच। कितने प्यारे कमेंट्स करते हो यार आप लोग। बच्चों ने लिखा कि मैम नो मैम, आप हमें आगे नहीं पढ़ाओगे मैम, लेकिन बेटा मैं तो पढ़ाऊंगी। चलो आ जाओ, ठीक है, पढ़ेंगे हम और आलस से लड़ेंगे हम। आपके अंदर ये जो आलस आ जाता है ना, एकदम 8 बजते ही, अरे 8 बज गए, अलार्म बज गया हमारा, नहीं क्लास से, तो बेटा आलस से लड़ेंगे और आगे पढ़ेंगे और आगे जिंदगी में बढ़ेंगे भी। ठीक है, चलो अभी जो नेक्स्ट चीज है जिसकी मैं बस स्टार्टिंग करने वाली हूं आज, दैट इज द लैंड रिसोर्सेज। यार आप सभी को पता है कि हमारी जो जमीन है, जिसपे अभी मैं खड़े होकर इस बिल्डिंग में क्लास ले पा रही हूं, इट इज बिकॉज ऑफ द जमीन। अगर नीचे जमीन नहीं होती तो ये बिल्डिंग नहीं होती, तो ये क्लासरूम नहीं होता। आप लोग जो मेरी क्लास देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आप घर में बैठे हो, और घर किसके ऊपर होता है? जमीन के ऊपर। ये जो जमीन है बेटा, सिर्फ घर और बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर खेती करके किसान पैसा कमाता है। इसी जमीन के ऊपर लोग इंडस्ट्रीज बनाकर प्रोडक्शन करके पैसा कमाते हैं। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर एक आर्थिक जो भी चीज, जो भी इंसान काम कर रहा है, वो इसी जमीन की वजह से कर पा रहा है, क्योंकि ये जमीन ने हमें एक सपोर्ट बेस बना के दे रखा है। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा जो लैंड है बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसी के साथ दिक्कत यह है कि हम लोग देखते हैं कि लैंड जो है, इट इज एन एसेट। ये एक बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्टिव चीज है, बट इट इज ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब है कि इट इज लिमिटेड। फाइनाइट है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब बेटा, अगर ये जमीन है, इतनी सी जमीन है, इसी पे ही जंगल भी होगा, इसी पे ही घर भी होगा, इसी पे ही सड़क भी होगी, इसी पे इंडस्ट्री भी होगी, इसी पे एग्रीकल्चर भी करना है, इतनी सारी एक्टिविटीज करनी है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो जमीन हमारे पास है वो लिमिटेड है, उससे ज्यादा जमीन आ नहीं सकती। ऐसे कि तंत्र मंत्र करके ऐसे जमीन नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी जमीन है उसी पे ये सारी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। प्लस अगर हम इंडिया के लैंड एरिया की बात करें तो इंडिया में 43% लैंड एरिया ऐसा है, प्लेन्स है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 30% लैंड एरिया जो है वो हमारे पहाड़ है, पहाड़। ठीक है, जहां पे तुम लोग क्या है, गर्मियों में छुट्टी पे जाते हो ना, पहाड़ों पे, कोई पहाड़ों पे ले चले, पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों की चाय पीनी है हमको, तो वो पहाड़। साथ ही में हमारा 27% जो जमीन का हिस्सा है वो प्लेट्यू रीजन है, इस तरीके से उठा हुआ है थोड़ा, पर ऊपर से चपटा है, ऐसे उठा हुआ थोड़ा सा, टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 27% हमारा प्लेट्यू एरिया है, हमारा 43% प्लेन एरिया है, और हमारा 30% माउंटेन एरिया है। मैथ्स लगा लीजिए, इसी तरीके की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जमीन हमारी ऐसे बटी हुई है। नाउ ये जो जमीन है ये यूज कैसे हो रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हाउ इज दिस लैंड बीइंग यूज्ड। अब बेटा आपको मैंने बताया कि जमीन है थोड़ी सी, पर उस पर हमें सारी चीजें करनी है ना। अब जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ जंगल है। ओके, जंगल है, मोगली वाला जंगल बुक तो आपने देखी होगी बेटा, तो जंगल, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जहां सिर्फ जंगल है। उसके बाद जमीन का एक ऐसा हिस्सा आता है जहां पर आप खेती नहीं कर सकते,
लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, मतलब जहां पे खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हम तो करेंगे, क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि या तो वो जमीन बैरन वेस्टलैंड है, बंजर जमीन है, खेती हो ही नहीं सकती करना भी चाहो तो, या फिर वो जमीन पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मतलब या तो उस जमीन पे वो बिल्कुल बंजर है, वहां खेती हो ही नहीं सकती, जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं है, या फिर वो जमीन ऐसी है जहां पर हम नॉन एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा, खेती के अलावा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? जैसे बिल्डिंग बना दी, घर बना दिया, सड़क बना दिया, हाईवे बना दिया, शॉपिंग मॉल बना दिया, तो ये सारे क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए आपने उस जमीन का इस्तेमाल कर लिया, तभी आप वहां खेती नहीं कर पा रहे। ओके, फिर ऐसा आता है अगेन, और भी एरिया है जो अनकल्टिवेटेड है, अनकल्टिवेटेड जहां खेती नहीं हो रही। क्यों? अब यहां पे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि या तो ये परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड है, मतलब कर सकते हो पर हो नहीं रही। यहां पे परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड का मतलब जहां जो हमारी भेड़ बकरियां है, जो कैटल है बेटा, वो जाके चारा चरती हैं, घास फूस खाती हैं, उनके लिए तो वही खाना है, ठीक है। तो घास फूस खाने के लिए वो एरिया होता है जहां खेती नहीं हो रही। ओके, उसी के साथ ऐसी भी जमीन का हिस्सा है जहां पे खेती क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वो इट इज अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स। आपने देखा होगा शहरों के अंदर जब आप घूमते फिरते हो, इधर से उधर जाते हो, गेड़ी मारते हो, तो बीच बीच में, सड़कों के बीच में आप देखते हो कि थोड़ी थोड़ी जगह होती है जहां 2-3 पेड़ उगे होते हैं, बीच में 2-3 पेड़ लगे। अब वो जो पेड़ है किसी ने डेलिबरेटली मतलब उगाए नहीं है, वो पेड़ नेचुरली उगे हुए हैं। होगा फॉरेस्ट का कोई एरिया, बाकी फॉरेस्ट हट गया, वो थोड़े पेड़ रह गए, ठीक है। तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जो रैंडमली आपको थोड़े बहुत पेड़ वेड़ इधर उधर दिख जाते हैं, जिसको किसी ने ऐसे खेती करके नहीं उगाया, उगे हुए हैं, वो नेचुरली उगे हुए हैं, ठीक है। तो वो ट्री क्रॉप पे भी एरिया होता है। लास्ट आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब है जो कि 5 से ज्यादा साल तक आपने खाली छोड़ रखा है। होगी भाई कोई प्लानिंग, यहाँ पे प्लॉट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो 5 से ज्यादा साल तक आप जिस एरिया पे खेती नहीं करते उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ते हो, दैट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फिर आता है फैलो लैंड, यहां पे भी खेती नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही खेती? तो मैम खेती होगी कहां, भी बताती हूँ। फैलो लैंड में क्यों नहीं खेती हो रही? फैलो का मतलब ही होता है जिसे आप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसे आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अब 2 तरीके के फैलो लैंड होते हैं। एक है करंट फैलो। मैम करंट लगता है क्या इससे? नहीं, करंट फैलो का मतलब है ऐसी जमीन का हिस्सा जो कि 1 या 1 से कम साल तक खाली रहता है, मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है, जिसको हमने खाली छोड़ा है फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो वो जमीन है करंट फैलो, मतलब अभी जो खाली है। फिर आता है अदर देन करंट फैलो, मतलब करंट फैलो के बिना भी वो जमीन है जिसको हम 1 से 5 साल तक अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, जिसको हम 1 से 5 साल तक, जहां पे हम खेती नहीं कर रहे, कोई ना कोई रीजन हो सकता है कि आगे चल के खेती करेंगे या कोई प्लॉट, व्हाटएवर, इट कुड बी एनी रीजन। तो ये तीनों याद रखना। देखो, कल्चरेबल वेस्टलैंड जिसको 5 या 5 से ज्यादा साल तक खाली छोड़ रहे हो, करंट फैलो जिसको 1 या 1 से कम साल तक खाली छोड़ रहे हो, अदर देन करंट फैलो 1 से 5 साल के बीच में जिसको खाली आप छोड़ रहे हो। अब ये तो सारी वो जगहें होंगी जहां पे खेती हो ही नहीं रही। अगेन रिवाइज करते हैं, ये सारी वो जगह है जहां खेती नहीं हो रही, ठीक है, जहां हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एक हिस्सा है जो फॉरेस्ट एरिया है, जहां जंगल है भाई, तो वहां खेती कैसे होगी। दूसरी चीज है जहां पे हम खेती कर ही नहीं सकते, क्योंकि या तो वो जमीन बंजर है, बैरन वेस्टलैंड है, या फिर वहां पर हमने सड़कें, पुल, ब्रिज, सेम ही बात है, मॉल, ठीक है, शॉपिंग मॉल, और उसी के साथ हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह खड़ी कर रखी है, तो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जमीन का हिस्सा जहां खेती हो सकती है पर फिर भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि या तो वहां पे जो रैंडम पेड़ उगे हैं, 2-4 वो उगे हुए हैं, या फिर वहां पे परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड है जहां भेड़ बकरियां आके चारा खाती हैं, उनके खाने के लिए भी तो इंतजाम करना है ना। साथ ही में ऐसा भी हिस्सा है जो कि 5 या 5 से ज्यादा साल तक आपने खाली छोड़ा होता है, दैट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब फैलो लैंड 1 या 1 से कम साल तक, मतलब जो करंट फैलो है, और अदर देन करंट फैलो 1 से 5 साल के बीच में जिसको खाली छोड़ा है। ऑल दीज एरियाज जहां पे खेती नहीं हो रही। तो खेती कहां हो रही है? एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जा रहा है नेट सोन एरिया में। अब बेटा मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सपोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मन लगा के सुन लो, फिर बोलोगे मैम हमें जाने दो, है ना, तो ध्यान से सुन लो। देखो, जैसे पूरा जमीन थी, ऑब्वियसली इस पूरी जमीन के ऊपर अगर मैं बात करती हूं, जमीन का ऑब्वियसली एक ऐसा टुकड़ा हो गया, अरे मेरे को लगा ये एक ही लाइन आएगी, हमने इसको ढंग से बनाया नहीं क्या? ठीक है, हाँ अब देख, अब ठीक है। हाँ, सपोज ये जमीन का हिस्सा था
और इसमें ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पे बेटा आपके वो सारी चीजें आ गई जहां खेती ही नहीं हो रही है ना, नो एग्रीकल्चर वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो नो एग्रीकल्चर के अंदर वही तुम्हारा फॉरेस्ट प्लस फैलो लैंड, ठीक है, प्लस हमारा जैसे यहां पे क्या है, एक तरीके से अगर मैं बात करूं लैंड नॉट अवेलेबल, अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। तो ये वो सारा एरिया आ गया जहां पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा है क्योंकि वहां पे तो कुछ और ही चल रहा है। अब बात आती है इस एरिया की, ये हो गया आपका नेट सोन एरिया। अब यार जमीन को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलती हूं कि पूरा एरिया आपका है 10 हेक्टर का एरिया है, ठीक है, 10 हेक्टर की जमीन है जो कि फॉर एग्जाम्पल जो नेट सोन एरिया है जहां पे साल में एक बारी तो खेती की जाती है, मतलब जहां पे साल में एटलीस्ट एक बारी तो खेती करी जाती है उसको हम नेट सोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। जहां खेती हो रही है तो नेट सोन एरिया, साल में कभी ना कभी तो हो रही है, ठीक है। पर जहां पे एटलीस्ट एक बारी खेती हो रही है, मतलब ये वो जमीन का हिस्सा है जहां खेती हो रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं नेट सोन एरिया। लेकिन कितनी बारी खेती हो रही है, सपोज यहां पे मैं बोलती हूं कि एक जमीन है, यहाँ पे ना साल में 2 बारी खेती होती है, मतलब एक बारी एक क्रॉप उगता है, एक बारी एक क्रॉप उगता है। यहाँ पे एक हिस्सा है जहां पे सपोज साल में एक ही बारी खेती होती है, और यहाँ पे सपोज ये हिस्सा है जहां पे साल में 3 बारी खेती होती है, ठीक है। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलता है कि जितनी बारी, जितनी टाइम्स खेती हो रही है उसको ऐड करो। सपोज साल में भाई कोई कभी दाल उगा रहा है, फिर दाल की खेती हो गई, फिर 2 महीने बाद वो आलू उगा रहा है, तो इस तरीके से जितनी टाइम्स खेती हो रही है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज ग्रॉस क्रॉप। ग्रॉस क्रॉप में भाई ये एरिया और बढ़ जाएगा, इसको हम जितनी टाइम्स हो रही है वो उतने टाइम्स हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब इस हिस्से को 3 बारी, इस हिस्से को 1 बारी, इस हिस्से को 2 बारी, दैट इज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, कि जितने टाइम्स खेती हो रही है उसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। अब नेट जोन में आप बस एक बारी देख रहे हो कि हाँ ये जो 10 हेक्टर का एरिया यहाँ खेती हो रही है 10 हेक्टर, पर जितनी बारी खेती हो रही है जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो दैट इज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। ग्रॉस होता ही है सम टोटल, नेट होता है जो बचा कुचा रह गया है, ठीक है। क्या हो गया, छुट्टी छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, अच्छा जी। ठीक है, एक बार और, एक बार और सुनना, एक और बारी, ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर एक और बारी सुनो। देखो गाइस, हम लोग आपको बता रहे हैं कि हमारी जो जमीन हमारे पास मौजूद है, जो पूरा लैंड है, ठीक है, अब इस लैंड पे हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं, हाउ आर वी यूजिंग दैट लिमिटेड जमीन, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो उसका एक हिस्सा तो है नेट जोन जहां खेती हो रही है। अब जहां खेती नहीं हो रही वहां पे क्या हो रहा है, तो जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जहां जंगल है, जमीन का ऐसा हिस्सा है जहां खेती नहीं हो पा रही, क्यों, क्योंकि या तो वो बंजर जमीन है या वहां पे सड़कें, घर, शॉपिंग मॉल ये सब बना हुआ है, तो इसलिए वहां खेती नहीं हो पा रही। अब जमीन का ऐसा भी हिस्सा है जहां पे परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड है, जहां भेड़ बकरियां जाके चारा चरती हैं, घास वास खाती हैं। ऐसा भी हिस्सा है जहां रैंडम थोड़े बहुत पेड़ उगे हैं। ऐसा भी हिस्सा है जहां पे जिसको 5 या 5 से ज्यादा साल तक खाली छोड़ा गया है। ऐसा भी हिस्सा है जिसको 1 से कम साल तक खाली छोड़ा गया है, और ऐसा भी हिस्सा है जिसको 1 या से 5 साल के बीच में खाली छोड़ा गया है। तो ये सारा वो हिस्सा है जहां खेती नहीं हो रही, लेकिन नेट सोन एरिया क्या है, नेट सोन एरिया है जहां खेती हो रही है। अगर पूरी जो जगह जहां खेती हो रही है उसको हम एक
एक ही बार काउंट करेंगे नेट सोन एरिया में। लेकिन साल में अगर किसी खेत में एक से ज्यादा बार खेती हो रही है तो कितनी बार खेती हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स एक साल के अंदर। अगर मैं बोलती हूं कि मेरे फील्ड में, सपोज इसको हम इस तरीके से भी नहीं, ऐसे देखते हैं, देखो सपोज ये 5 हेक्टर, ये 5 हेक्टर, ठीक है, ये 5 हेक्टर की जमीन, ये 5 हेक्टर, टोटल 10 हेक्टर है। दो, जब आप नेट सोन एरिया बोलोगे तो आप बोलोगे 10 हेक्टर की जमीन नेट सोन है जहां खेती होती है। अब सपोज इस जमीन पे तो एक ही बार खेती होती है, साल में एक ही क्रॉप उगाते हैं, लेकिन ये वाली जो जमीन है यहाँ पे साल में 2 बारी खेती हो जाती है, ठीक है, एक बारी आलू उगा देते हैं, एक बार दाल उगा देते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलता है कि नेट सोन तो आएगा ही, प्लस कितनी बारी साल में खेती हो रही है। जैसे कि 5 हेक्टर की जमीन पे 2 बारी खेती हो रही है तो इसको हम 2 बारी ऐड करेंगे, मतलब हमारा टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा, ये 5 हेक्टर एक बार, ये 5 हेक्टर 2 बार, तो ये हो गया 10, ये 15 हेक्टर हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। मतलब जितनी बारी खेती हो रही है वो हो गया ग्रॉस क्रॉप्ड, जिसको आप एक तरीके से नंबर ऑफ टाइम्स को ऐड कर दो। नेट सोन मतलब आप एक ही बार ही गिन रहे हो, जहां खेती हो रही है उसको एक ही बार गिन रहे हो, लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड बोलता है जहां पे जितनी बार खेती हो रही है उसको आप गिन रहे हो, ठीक है, समझ में आई बात, नंबर ऑफ टाइम्स उसको गिन रहे हो आप, ठीक है। चलो वीडियो कॉल अभी करते हैं, ठीक है, एक बारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। 5 से ज्यादा साल तक जिस जमीन को आप अनकल्टिवेटेड छोड़ते हो, 5 से ज्यादा 5+ ईयर्स तक जिसको खाली छोड़ते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उस जमीन को क्या बोला जाता है, करंट फैलो, कल्चरेबल वेस्टलैंड, नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ। 5 से ज्यादा साल तक जिसको खाली छोड़ा जा रहा है, अभी करते हैं वीडियो कॉल, अभी मिलाते हैं, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग, इट इज ऑप्शन बी कल्चरेबल वेस्टलैंड। इसको रोका जाए भाई, पोल थम जाओ, ओके, बहुत बढ़िया। शुभम, वैभव, बिलियनियर माइंडसेट, प्रतीक, मनीष, आयुष, सार्थक, सौम्या, छवि एंड मोहित, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है बेटा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया, नेट सोन एरिया ओनली, एरिया सोन मोर देन वंस प्लस नेट सोन एरिया, या फिर वेस्टलैंड। जल्दी से बताइए फटाफट, अभी कर रही हूं, अभी कर रही हूं वीडियो कॉल, रुक जाओ तुम। क्लास पढ़ाई पढ़ाई क्या ही है ना, वीडियो कॉल करो मैम। बहुत बढ़िया सुपर हीरोज, बहुत बढ़िया डीवाज, ठीक है, ओके, बिल्कुल करेक्ट है यार, बहुत बढ़िया। एरिया सोन मोर देन वंस प्लस नेट सोन, नेट सोन के साथ साथ जितनी बारी उसको उस पे खेती करी गई है उतने टाइम्स उसको काउंट करेंगे, ठीक है, दैट इज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बिल्कुल सही, देख लेते हैं यार, सौम्या, शुभम, मनीष, वैभव, बिलियनियर माइंडसेट, प्रतीक, आरोहन, कनिष्का, गौतम, दिव्यांश। एक बारी फाइनल लीडर बोर्ड देख लेते हैं, तो वैभव, शुभम, मनीष, सौम्या, खोजेंद्र, परम्या, आदित्य, अर्पण, विवेक एंड प्रियांशी, ठीक है, ओके। ये क्या हुआ, इसको हम वो कैसे करें, ये क्या हो गया, ठीक है, अब देख लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, अब वीडियो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आज का जितना थ्योरी था वो तो मैंने कवर कर लिया बेटा, अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, लैंड रिसोर्सेस को। वीडियो कॉल की तुम्हें ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे पता है, तो चलो यार मिला ही लेते हैं वीडियो कॉल। मैं पहले ही बता रही हूं, 5 बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट करके मैं वीडियो कॉल करूंगी, ओनली 5, ठीक है, ओनली 5। हर किसी को वीडियो कॉल नहीं मिल पाता बेटा, तो ये तो बात तुम्हें पता ही होगी कि हर किसी को नहीं कर पाते हम वीडियो कॉल, एंड दैट इज नॉट इवन पॉसिबल। ओके, कर लेते हैं, रुको, चलो देखते हैं किसको हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है यार। मेरे को ना ये बच्ची को कॉल करना है, एलीट ऑरा क्वीन एनर्जी,
एलीट ऑरा क्वीन एनर्जी के साथ आई हैं। ठीक है, कोई सुपर हीरो को भी करते हैं। किसको करे बताओ, बताओ किसको करे, इधर नाम बताओ, नाम दिख रहे हैं ना तुम्हें, नाम बताओ जो कॉल उठा ले हमारा। यहाँ किसी का नाम दिख रहा है तो वो बताओ मुझे, नाम लिखो, नाम मी मत लिखो बेटा, नाम लिखो, ऐसे नाम नहीं दिखते, नाम लिखो कमेंट में, ये नाम जो दिख रहे हैं आपको। बच्चे का नाम लिखो, सब सब लिख रहे हैं मी मी मी। अनुष्का कह रही है मुझे करो कॉल। विराट, ठीक है विराट, ये लो मिला दिया। परिधि, परिधि तो नहीं दिख रही। भाई इतने सारे नाम लिख दिए तुमने तो, ये लो यार। कार्तिक तो नहीं दिख रहे। ओ, कोई तो आ गया गाइस। हम्म, ओके, कोई तो आया है यार इधर, देख लेते हैं एक बारी, अनम्यूट कर। भाई लोग कैमरा ऑन करना है ना, और वॉइस भी ऑन करनी है। बताओ इनमें से नाम बताओ। उज्जवल एंड अनुष्का, मेरे को आप लोगों के नाम दिख रहे हैं, पर आपको बेटा अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी और वॉइस ऑन करनी पड़ेगी। हाँ जी, हेलो उज्जवल, ओ हाय। यार देख रहे हो, उज्जवल एंड उज्ज्वला, मतलब ओ सॉरी, उज्जवल एंड उज्ज्वला। सबसे पहली कॉल हमारी आप ही को लगी है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसी चल रही है पढ़ाई? सब समझ में आता है, क्लास में मजा आता है? यस मैम, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं अच्छे से। चलो यार, ये तो टीडीपी भी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड, वेरी नाइस। कहाँ से हो आप उज्जवल? मैम दिल्ली से ही है मैम। अच्छा, दिल्ली से ही हो, ओके। तो अगर मैं आपको कभी ऐसे कहीं चलते चलते दिख जाऊं तो यार जरूर हाय बोलना आके, ठीक है? ओके मैम। चलिए, तो अपने सभी क्लासमेट्स को भी बोल दो यार बाय बाय, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छे से पढ़ाई करो, नाम रोशन करो हम सभी का। ओके, थैंक यू सो मच। ये तो हंस रहे भाई, तो शर्मा रहे हैं उज्जवल तो बिल्कुल ही। चलो यार, हंसते रहो यार ऐसे ही। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, तो अनुष्का आपका नाम बेटा दिख रहा है, लेकिन आप अपना कैमरा और वॉइस नहीं ऑन कर रहे, तो वी कांट सी यू। मिला देते यार, अब तो सबको मिला देती हूँ, जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं कोई उठा लेगा तो देखते हैं। ओके, हेलो अनुष्का, हाय, हाउ आर यू? यार आई एम ऑल्सो गुड। किसको बोल रहे हो चुप चुप, भाई परेशान कर रहा है? कौन परेशान कर रहा है? कैसी चल रही है यार पढ़ाई? अच्छी चल रही है। सब समझ में आता है, नोट्स बनाते हो आप? हाँ हाँ, और यार एसएसटी कैसी लग रही है क्लास 10th की आपको? मस्त। मस्त लग रही है, चलो यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। और कहाँ से हो आप अनुष्का? झारखंड, हजारीबाग। ओके, झारखंड से ही। तो फिर वहां तो बहुत मिनरल्स हैं हमारे, बहुत इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे तो। यस। हाँ जी, चलो यार ऐसे ही पढ़ते रहो यार, एंड कीप दिस स्माइल ऑन योर फेस। बहुत अच्छा लग रहा है, सब ऐसे हंसते हंसते चेहरों के साथ आ रहे हैं यार हमारी क्लास में, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनुष्का। और ये कोई म्यूजिक चला के आ गया भाई। बाय मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा। हेलो श्रुति, हाय।
Hi, ma'am. हाउ आर यू? I'm fine. ओके, बहुत सारे बच्चे आ गए। हेलो शंखवी एंड हिमांशु। अरे हिमांशु, आप तो उल्टा कर लिया कैमरा। हेलो मैम। हेलो हेलो नंदिनी, Hello, आप ma'am. आपकी इमेज नहीं दिख रही मुझे नंदिनी। मैम वो हेलो। वीडियो चालू नहीं हो सकता क्योंकि मैं लैपटॉप में कर रही हूँ, उसमें अभी वो चालू नहीं होगा। ओके, तो आप लोग कहाँ से? श्रुति, आप कहाँ से हो? मैम गुड यूपी इवनिंग से। मैम। यूपी से। नंदिनी, आप कहाँ से हो बेटा? मैम मैं एमपी से हूँ, बिहार से हूँ, पर मैं एमपी में रहती हूँ। अच्छा, बिहार से हो पर एमपी में रहते हो। ओके, एंड हिमांशु आप? ओ, हिमांशु तो किसी को बुला रहे हैं। बिहार से। हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो यस मैम, बिहार शांखवी। से। अच्छा ओके, हिमांशु बिहार से और शांखवी आप कहाँ से हैं? यूपी से मैम। अच्छा, यूपी से। ओके, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है यार आप लोगों की पढ़ाई? मैम बहुत अच्छी। तो यार मेरे को एक चीज देख के ना, मतलब मैं बहुत बारी बच्चों ऐसे इमोशनल सी हो जाती हूँ कि हम लोग यहाँ पर इस कैमरे के थ्रू किधर किधर तक भाई, यूपी बिहार, यहाँ पर भाई एमपी। हेलो, किसी का तो भाई, छोटा भाई हेलो बोल रहा है हमको। मैम मेरा भाई था। ओके ओके गाइस, ग्रेट। तो यार ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग। एंड एक बारी सारे बच्चे क्लास को ऐसे हाय बाय, मतलब जो करना है कर दो। सो यू गाइज आर द फर्स्ट वंस है ना जिनकी वीडियो कनेक्ट हो पाई है आज। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है? ऑल माय ज्वालामुखीज, थैंक यू थैंक यू, बाय बाय मैम बाय बाय बाय। ओके गाइज, बाय मैम। बाय 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 बाय। ओके, बहुत सारे बच्चों से हमने कनेक्ट करा है। और चलो एक लास्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, जिनके नाम दिख रहे हैं भाई उनसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। यार मुझे दुख हो रहा है, एलीट ऑरा क्वीन ने हमारा जो है ना वीडियो कॉल नहीं उठाया अभी तक। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इनका ये जो यूजर नेम है, इट्स वेरी वेरी क्यूट। ओके, लेट्स सी इफ वी कैन कनेक्ट। देखते हैं गाइस। यार पोल लीडर ना आप ऐसे बोलते हो, बट आपको पता है ना कि यहाँ पे रैंडमली नाम आते हैं। तो हम अगर पोल के हिसाब से करेंगे वो मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगी कभी, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बाकी यार आई एम ट्राइंग, किसको कॉल करूँ कि कोई कॉल ही नहीं उठा रहा। देखो, वैसे कहते मैम हमें वीडियो कॉल करो, कॉल ही नहीं उठाता फिर कोई। उठाओ गाइस, इट्स रिंगिंग। कोई तो आया। आरुषि आ गई हैं, अभय आ गए हैं, ऑल राइट। ये वो बच्चे आ गए जिनका क्लास में रोल नंबर भी पहले होता है। और भाई प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए गाइस। ओके, समवन एल्स हैज आल्सो जॉइन। अंशिका भी आ गई हैं। ये सब वो स्टार्टिंग के रोल नंबर वाले बच्चे हैं। आरुषि, अभय एंड अंशिका, प्लीज अपना वीडियो कॉल ऑन करके। हेलो 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 अभय, अंधेरे में पढ़ रहे हो आप? लाइट भाग गई थी ना तो छत पे हैं। भाई साहब, भाई ये होता था जब वो पेरेंट्स बोलते थे ना हमको बचपन में कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कहीं भी पढ़ सकता है। तो ये अभय आपने हमें दिखा दिया है कि अगर लाइट भी जाती है, ये सब एक्सक्यूजेज है भाई तुम लोगों के, ठीक है? कहीं भी पढ़ सकते हो तुम। वाह यार, अमेजिंग। हाउ आर यू मैम? आई एम ग्रेट अभय, आई एम ग्रेट। आप कैसे हो? आई एम फाइन मैम। कहाँ से हैं आप? मैम हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से, ओके ग्रेट। तो यार इतनी गर्मी में लाइट भी, भाई मेरे भी घर में बहुत ज्यादा लाइट जा रही है आजकल गाइस। ये तो कुछ कंप्लेन करनी पड़ेगी हम लोगों को, हेलो मैम। है कि नहीं? हेलो, कौन बोला? अंशिका बोल रही हैं या आरुषि बोल रही हैं या सुप्रिया बोल रही हैं? हाय अंशिका बेटा, हाय, हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। और कैसी चल रही है? आप तो प्रॉपर भाई, ये तो प्रॉपर डीवा है यार हमारी क्लास की। थैंक यू। और भाई अंशिका, मतलब कैसी चल रही है क्लासेस? हाउ इज इट? अच्छे से चल रही है मैम। कहाँ अच्छे से चल कहाँ रही से हो है। आप?
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से, ओ माय जी, जी। गॉड, वेरी नाइस है, Yeah, वेरी ma'am. नाइस, बहुत बढ़िया। तो यार अच्छे से नोट्स वगैरह बन रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है? यस मैम, अच्छे से बन रहे हो। ये देखिए। ओके, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही है बेटा, पढ़ते रहो ऐसे ही। और अभी आप लोग मतलब स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं क्या आप लोगों के? कब से एग्जाम्स? मैम मेरे तो हो गए, हो गए, खत्म हो गए? समर वेकेशन चल रहा है अभी। यस मैम, अभी समर वेकेशन चल रहा है। समर वेकेशन कब तक है आपका? 15 जून तक है, 16 तक स्कूल है। ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। और ये समीर जो है, ये पता है क्या इन्होंने क्या करा, कैमरा ऑन करके और फिर चले गए ये। समीर बेटा यहाँ पे ऑन भी कर लो कैमरा, क्लास को आपकी शक्ल देखनी है बेटा। ओके, तो अंशिका एंड अभय, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आप एक बारी क्लास को ऐसे हाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोल दो, थैंक यू। हाँ जी समीर, अरे भाई ये कौन आ गया पीछे से? अभय आंटी है, ओके, ओह, अभय की मम्मी भी थी, वो देख रही है कि बच्चा ये पढ़ रहा है या ये अंधेरे में क्या कर रहा है, ये वीडियो कॉल पे लगा है दोस्तों के साथ में। आंटी डांटने आई थी अभय को, फिर उन्होंने देख लिया कि नहीं ये तो पढ़ाई कर रहा है भाई। चलो ओके समीर बेटा, ये जो आपने हेलो बोल के ऐसे बाय बोल दिया है, बात कर लेते हैं आप, देखो किस्मत से कॉल लगती है ना। आराधना एंड सुलक्षणा, देखते हैं लास्ट हम मिला देते हैं। अच्छा समीर को तो अभी हम कॉल पे ही हैं, समीर तो ऑन ही नहीं कर रहे भाई अपनी कॉल। ओके, तो ये लास्ट हम लगा देते हैं एक बारी। ओके ठीक है, ओके ठीक है समीर, बाय बाय बाय, थैंक यू। ओके, आराधना ने हमें ज्वाइन करा है, आराधना एंड एकता ने। ऑल राइट गाइस, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, देखो क्लास का टाइम हो गया है खत्म होने का। हेलो हेलो हेलो, हाय एकता, हाय, हाउ आर यू? बंद कर दिया कैमरा। बच्चों तुम लोग ना मजाक उड़ाते हो, हाँ चलो। अरे कहाँ गए सब? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एकता एंड आराधना फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाय 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 गाइस, चलो ठीक है। तो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, टाइम हो चला है। अगर हम सभी को ही कॉल मिलाने में लगेंगे तो शायद हमारी क्लास अगले 24 आवर्स क्लास चलानी पड़ेगी हमको, बिकॉज ठीक है, चलिए ओके ओके ओके, ठीक है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई कि जिनके साथ हमने कनेक्ट नहीं करा है उन बच्चों के साथ हम अगली क्लास में फिर से कोशिश करेंगे उन बच्चों को कॉल करने की। तो यार कभी भी इस चीज से वो मत होना कि मैम हमें वीडियो कॉल नहीं लगा, हमें नहीं, देखो हर टाइम पे किसी ना किसी का नंबर तो आएगा, सबको साथ में नहीं कॉल कर सकते हम। लेकिन थैंक यू गाइस सो मच, जितना भी आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आना, अगली क्लास तक भूल मत जाना, और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर एंड माय लव टू माई ज्वालामुखीज, ठीक है, यहां से मैं अपना प्यार ज्वालामुखीज के लिए पहुंचा रही हूं, अपनी डीवाज के लिए, अपने सुपर हीरोज के लिए। ऐसे ही बेटा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो और पढ़ते रहो, और क्लासेस को रोज अटेंड, मतलब जब भी क्लास होती है करते रहो, और अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। एंड आप लोगों को समरी लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है, तो कल सुबह तक का इंतजार करना, कल सुबह दोपहर मिल ही जाएगा कल तक, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।